यार मित्रों, हमने आरपीएससी में जो एसीएफ का पेपर 2011 में हुए थे उसके 150 क्वेश्चन निकाल लिए थे। आज हम जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं, अंतिम भाग जो एसीएफ का होगा वो आज करने जा रहे हैं। तो ये देखिए आपके सामने 150 क्वेश्चन हम कर चुके थे लास्ट में, एडियाबेटिक प्रोसेस वाला। आज हम 151 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले बार जो है, जूल थॉमसन हेतु निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, लेकिन TPH बराबर 0। तो आपको पता है ये जो जूल थॉमसन इफेक्ट होता है वो आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होता है, और इसलिए इसमें जो है TPH इसकी वैल्यू 0 जो है वो नहीं हो सकती। तो 4 वाला ऑप्शन जो है आपका वो इसके अंदर जो है गलत होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 152, एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है। तो आप लोगों को पता है एक्जोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का मान जो होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोज्य पदार्थ के कैलोरीफिक मान को जाना जाता है। तो दहन होता है, कंबस्शन होता है हमारी बॉडी में भोजन का, तभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि किसी भी कार्बन के कंबस्शन से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154, ब्रह्मांड की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, तो अंग्रेजी में सही लिख रखा है, इसमें हिंदी में जो है वो सही नहीं है। इसे अंग्रेजी में सही है, हमेशा बढ़ रही है होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑलवेज। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, कि ब्रह्मांड की एनर्जी जो है हमेशा बढ़ रही है। उपलब्ध एनर्जी अनुपलब्ध एनर्जी में बढ़ रही है। रेफ्रिजरेटर जो है कौन से थर्मोडायनेमिक्स के कौन से नियम पर काम करता है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो होता है, थर्मोडायनेमिक्स के दूसरे नियम पर रेफ्रिजरेटर काम करता है। परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोसों की एंट्रोपी निम्न होती है। आपको पता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आया। तो देखो, तीनों लॉ से लगभग क्वेश्चन आते हैं लगभग, तो थर्मोडायनेमिक्स में। अगला क्वेश्चन है कि भार द्वारा ग्लूकोज का 10% 1 लीटर विलयन प्राप्त करने हेतु कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो देखो, 10% का मतलब होता है कि 10 ग्राम जो है वो 100 ml में प्रेजेंट है। तो भैया हमें 1000 लीटर बनाना था, 100 ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा, तब जाके वो 10% आंसर होगा उसका। 10% मतलब ग्लूकोज बनेगा। यदि हम 100 ml में 10 ग्राम डाल के 10% बना रहे हैं, तो हज़ार ml के अंदर हमें कितना डालना पड़ेगा, 100 ग्राम डालना पड़ेगा। तो तीसरा नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर ये, ऑस्मेटिक प्रेशर मतलब स्थिर ताप पर ऑस्मेटिक दाब मतलब परासरण दाब और कंसंट्रेशन में क्या रिश्ता होता है। वो रिश्ता होता है पाई प्रोपोर्शनल टू द सी होता है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विलियन के वाष्प दाब की घटना निम्न से संबंधित है। विलियन के वाष्प दाब की घटना जो है राउल्ट के नियम से दोस्तों संबंधित है, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विलायक के हिमांक मिलाने पर निम्न प्रकार से होता है। तो हिमांक का अवनमन होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसमें कम होगा दोस्तों। जैसे ही आप लोग किसी प्योर सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाओगे तो उसका हिमांक हमेशा घटेगा। क्वेश्चन नंबर 160 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ चलते हैं। देखो, वांट ऑफ कांस्टेंट के अनुसार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मान होता है I-1 और N-1 जो होता है। तो इसका आंसर 3 नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। इसके लिए ये रिएक्शन दे रही है, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नहीं है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, वो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल अपॉन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, और जो उनके रिएक्टेंट के नंबर है मोल हैं वो उनकी पावर में लिख दिए जाते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। डी वाला ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया आपका 163, केपी और केसी में रिलेशन। ये अभी थोड़े दिन पहले मैंने जब साल्ट इंस्पेक्टर का पेपर सोल्व किया था तो उसमें भी आया था केपी बराबर केसी डेल्टा RT डेल्टा N जो होता है इसका रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 164 कि C+CO2 इक्वल टू 2CO प्रेशर इंक्रीजन रिएक्शन किधर की तरफ होगी। तो देखो, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर की तरफ होती है जिधर वॉल्यूम कम होता है। तो राइट साइड तो वॉल्यूम ज़्यादा है 2 है, और लेफ्ट साइड जो वॉल्यूम 1 है। तो पीछे की तरफ किसके की रिएक्शन। तो इसका आंसर जो है आपका 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ है। H2+Cl2 इक्वल टू 12 जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसे मालूम किया, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है मित्रों। किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की। और सनलाइट या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाली लगभग सभी रिएक्शन जो होती है वो कैसी होती है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान 10 सेकंड है तो इसका वेग स्थिरांक आपको पता है 0.693/t
टी हाफ होता है के का मान, तो 0.01 खिसक जाएगा। तो 3 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द सेपोनिफिकेशन ऑफ द मिथाइल एस्टेट में बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाय फॉर्मूला। तो आपको पता है सेपोनिफिकेशन जो होता है, साबुनीकरण की जो क्रिया होती है वो सेकंड ऑर्डर की क्रिया होती है, और सेकंड ऑर्डर के लिए के का मान जो होता है वो होता है 1/t x/a-x। तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के का मान ये होता है, हमको पता है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ये डेरिवेशन भी आपको पता है। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, जेड क्या होता है? जेड जो होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, मतलब इकाई समय में होने वाली टक्करों की संख्या होती है। तो 1 नंबर जो है इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ए जो है पी में अभिक्रिया में ए की सांद्रता दुगनी करने पर बी का जो है मान कितना होता है? 4 गुना। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो देखो इसको ऐसे कर लो, दुगना हो रही है रिएक्शन तो 2n कर लो, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 तो n बराबर 2 हो गया। तो इसका मतलब अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई? अभिक्रिया की कोटि 2 हो गई। तो इसके अंदर 2 नंबर का आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। एक घन मोल NaCl को 1 घन मीटर विलियन में मिलाते हैं तो इसकी मोलर चालकता और इसकी तुल्यांक की चालकता जो है बराबर होगी, क्योंकि NaCl का इक्विवेलेंट वेट और मोलर वेट, मोलिकुलर मास जो होता है, दोनों बराबर होते हैं मित्रों। KCl की विशिष्ट चालकता और तुल्यांक चालकता तनुता। तो देखो तुल्यांक की चालकता तो तनुता बढ़ाने पर बढ़ती है, और जो विशिष्ट चालकता है कम होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में भी आया, आप लोगों को पता है। ये आप लोगों का जो है फिजिकल स्टेट से क्वेश्चन आया है ये, कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए चालकता अनुपापन कौन से आता है? तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये है आपका क्वेश्चन नंबर 172, और 172 में जो है आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए इस प्रकार के ग्राफ आते हैं। फॉर द बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द्विआयनिक के लिए जो है विद्युत अपघट्य के लिए आयतन और अल्फा में क्या रिलेशन होता है? तो आपको पता है विद्युत अपघट्य के आयतन और अल्फा में ये वाला आयतन की मात्रा अल्फा पे इस प्रकार से निर्भर करती है। अल्फा बराबर जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन ये डेनियल सेल में EX बराबर ED + DE हो, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है 2 वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। इसको आप लोग देख लेना एक बार थोड़ा सा डेनियल सेल से, तो 2 नंबर का आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, पता है आपको हाइड्रोजन मानक इलेक्ट्रोड है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान कितना होगा? 0 होगा। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है? मरकरी का जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अभिगमनांक सहित सांद्रता सेल निम्न प्रकार का उदाहरण है। तो अभिगमनांक जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का उदाहरण है, तो 4 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है H+ आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁷, तो Kw। तो आपको पता है H और OH की सांद्रता का गुणनफल ही Kw होता है। तो इसमें ये देखो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। और यह ध्यान रखना Kw की यूनिट जो होती है वो m² होती है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि एक जगह जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसमें यूनिट जो है 1 × 10⁻⁻14 m² जो है इसकी यूनिट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी फेजेज आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मिक्सचर। तो देखो इसमें तो KCl NaCl और ये तो तीनों सॉलिड है, तो 3 तो ये हो गई, और इसकी एलॉयज की एक अलग फेज हो गई। तो 3+1 एक किसकी फेज होगी? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ चलते हैं। बर्फ जल और वाष्प तंत्र के लिए स्वतंत्रता की कोटि जो है दोस्तों जो है 0 होगी। इसके लिए बिल्कुल सही है, 0 होगी इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 0.03 m पारा दाब 95.6 डिग्री ताप पर सल्फर तंत्र के लिए साम्य। तो इसका जो ऑप्शन 3 नंबर है रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और वेपर जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि CO2 तंत्र के लिए नियम से कौन सा अचर है? तो ट्रिपल पॉइंट आता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट एक जगह मिलती है, उसको ट्रिपलेट पॉइंट बोलते हैं। फेज स्टेट से क्वेश्चन है।
देखो लेड सिल्वर तंत्र, इसको पार्किंसन विधि के द्वारा लेड को सिल्वर से अलग किया जाता है, आप लोगों को पता है। और पार्किंसन विधि के अंतर्गत जो सिल्वर होता है 2.4% होता है और लेड जो होता है 97.6% होता है दोस्तों। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें एनिलीन हेक्सेन सिस्टम के लिए जो आप लोगों के पास में बुक देखोगे फेज वाले सेकंड ईयर में है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर, तो इसमें से ध्यान रखना जो है फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है फीज, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गुण कोलाइड विलयन के लिए नहीं है। तो कोलाइड विलयन के लिए कौन सा गुण नहीं है कि उन वैद्युत कण संचरण होता है, टिंडल उनमें होता है, डिफ्यूजन भी उनमें होता है, आकृति जो है इनकी 1 माइक्रोमीटर से इतनी नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन जो इसका था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से ऐसा कौन सा उदाहरण है कोलाइड विलयन की द्रव अवस्था और ठोस माध्यम को वितरित करता है। तो आपको पता है मक्खन जो होता है वो इसी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यदि जिलेटिन का स्वर्णांक कम है, गोल्ड नंबर कम है, तो उसकी जो है प्रोटेक्टिंग पावर जो होती है वो अधिक होगी। आपको पता है गोल्ड नंबर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनकी प्रोटेक्टिंग नेचर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कंदन की क्षमता, ये हार्डी-सूज के नियम से क्वेश्चन आया है कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा ही उसकी स्कंदन क्षमता मतलब कोएगुलेशन कैपेसिटी होगी। तो संयोजकता बढ़ने से बढ़ती है। 3 नंबर का आंसर जो है इसका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, उस यौगिक को चुनिए जो उत्प्रेरक के लिए विष का कार्य करता है। तो विष का कार्य नहीं करता है, विष का कार्य केवल FeO है जो है विष का कार्य नहीं करता, बाकी ये सब विष हैं। 190 वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि ये एक रिएक्शन दी हुई है 2I-SO2O28 ये दी हुई है। तो इसके अंदर कौन सा जो है अभिक्रिया मिलाने पर प्रोत्साहन मतलब रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। तो इसमें आयरन +2 और कॉपर +2 ही जो है दोनों उत्प्रेरक का काम करेंगे, तो इनके मिलाने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। आधुनिक आवर्त सारणी को दीर्घकृत मेंडलीफ ने दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी इसलिए मेंडलीफ को फादर ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे का कार्बोनेट अयस्क, तो लोहे का कार्बोनेट अयस्क जो होगा आप लोगों को पता है सीडेराइट होता है। और तांबे का सल्फाइड से जो है चाल्कोसाइट हो जाएगा। तो इसके अंदर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो है एल्डिहाइड और कीटोन को विवेक टोलेन रिएजेंट से टोलेन टेस्ट देता है, एल्डिहाइड टोलेन टेस्ट देते हैं जबकि कीटोन नहीं देते हैं। प्रेसिपिटेशन के लिए आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए किससे, KSP से। तो इसके अंदर जो है 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इससे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिसकी pH 0 हो, 7 से कम pH वाले सब एसिडिक होते हैं दोस्तों, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है नेचुरल गैस में क्या होती है। अभी फर्स्ट ग्रेड में आया क्वेश्चन, ये मेथेन होती है नेचुरल गैस में, प्राकृतिक गैस में मीथेन फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया दोस्तों। ये देखो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O जो है जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। तो ये इस प्रकार से दोस्तों मैंने 200 क्वेश्चन जो है, 1 मिनट आगे और है शायद 198, ठीक है। RNA का निम्न में से कौन सा अवयव नहीं है। तो डी राइबोज भी होता है, फॉस्फेट भी होता है, एडेनिन भी होता है और पिरिडिन के अंदर जो होता है वो नहीं होता। तो इसमें पिरिडिन ऑप्शन जो है टिक कर दूंगा, क्योंकि पिरिडिन में क्या होता है थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, इसलिए इसका आंसर ये है। RPSC ने ये माना था उस समय। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट इन द नेटवर्क। तो आपको पता है नाइट्रोजन गैस 71% पाई जाती है, 75% के करीब पाई जाती है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। रेडियो एक्टिव आयोडीन निम्न में से कौन से रोग की पहचान के काम आती है। तो सभी को पता है गलगंड थायराइड के काम में आती है ये। तो दोस्तों ये मैंने आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराए। इसी के साथ में ACF का जो चारों पार्ट है मैंने 50-50 क्वेश्चन के रोज़ डाल दिए आप लोगों को। आप चारों पेपरों को देख लेना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब